वेलकम बैक दोस्तों। जहां हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि योन जिया की गोद में ही बेहोश हो गया था और अब जिया घायल योन की देखभाल उसके घर पर ही कर रही थी। वहीं हमें ये पता चलता है कि बचपन में हुए कार एक्सीडेंट के बाद से जिया 3 मंथ्स तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। वहाँ उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर उसने एक दिन डॉक्टर्स की दवाइयाँ चुरा ली थी। साथ ही उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल किया और वो अपने अंकल के साथ में घर आ गई थी। फिर जब एक रात जिया घर के बाहर बैठकर अपनी मॉम डैड को याद कर रही थी कि तभी उसके पास 2 जुगनू आ जाते हैं। जिया उन्हें देखकर खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों उसके पेरेंट्स ही हैं। दोस्तों, यहाँ इन जुगनुओं को यौन ने ही छोटी जिया के पास में भेजा था, लेकिन यौन जिया को ये बात अभी नहीं बताता है। जिया यौन के पूरे चेस्ट और बैक पर बैंडेज लगाकर उसे सुला देती है और खुद रात भर यौन के पास में बैठी बैठी ही सो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ इमुगी, जो कि कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ था, वो अब लगभग 10-12 साल का हो चुका था। मतलब कि इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा हो गई थी। वहीं यौन के घर पर शिंगजो आ जाता है और शिंगजो को देखकर जिया शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शिंगजो भी एक फॉक्स है। वहीं दूसरी तरफ एक शॉप में ली रैंग एक शॉप बॉय की सस्ती सी घड़ी लेकर उसे अपनी महंगी घड़ी सौंप देता है। शॉप बॉय की सस्ती घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी जो थी, लेकिन उसका मन ली रैंग की घड़ी के आगे पिघल जाता है। रैंग शॉप बॉय की घड़ी को कार से बाहर फेंक देता है क्योंकि वो बस लोगों को अपने हाल पर लाना चाहता था, जिसका साफ मतलब ये है कि उसके पास कुछ नहीं है तो वो दूसरों के पास भी कुछ नहीं रहने देगा। वो सब कुछ उनसे छीन लेगा, जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं फिर घर पर सालों से शिंगजो ही योंग का ख्याल रख रहा था, तो वो जिया को योंग की पसंद और नापसंद सब बता रहा था। जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद योंग को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन योंग शिंगजो को डांट कर वहाँ से भगा देता है और फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो मजे से जिया के साथ में आइसक्रीम भी खाने लग जाता है। वहीं योंग जिया को अपनी लव स्टोरी बताता है, जिसमें युम जब उसे पहली बार मिली थी तब युम ने कुत्तों की तरह ही उसके बालों को सहलाया था। फिर नेक्स्ट डे युम उसके पास में फिर से आई थी और ये मिलने का सिलसिला फिर यूं ही बढ़ता गया। वो युम को तीरंदाजी सिखाने लग गया था, जिसमें योन एक एप्पल को हवा में उड़ाकर युम को उसे निशाना लगाने के लिए बोलता था। साथ ही युम उस एप्पल का निशाना लगा देती थी, जिसे देखकर योन भी काफी हैरान हो जाता था। युम योन को बता देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर धीरे धीरे युम बड़ी हो जाती है और वो योन को बताती है कि वो अपने पिता को मारना चाहती है, लेकिन उसके पिता इस देश के राजा हैं और योन भी उसका साथ देकर उसे सटीक निशाना लगाना सिखाता है। योन जिया को बताता है कि युम अपने पिता की 7वीं संतान थी और उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था और वो कोई राजा नहीं था, बल्कि राजा के भेष में वो एक इमुगी था। यहाँ इमुगी से याद आया दोस्तों कि हीरयोंग के पास जो इमुगी था उसके लिए हीरयोंग ने एक बेबी सिटर हायर किया हुआ था। तो अब जब बेबी सिटर इमुगी के कमरे में जाती है तो वो इमुगी के हाथ के निशान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे ही इमुगी उस बेबी सिटर का हाथ छूता है, जहाँ उसकी सारी उम्र इमुगी को ट्रांसफर हो जाती है। वही दूसरी तरफ ली योंग पूरी तरह से घर पर ठीक हो गया था। वही ली रैंग यूरी को कार रोकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे डॉगी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जहाँ वो देखता है कि 3 टीनेज बेसबॉल प्लेयर वहाँ पर एक छोटे से पपी को मार रहे हैं और वो डॉगी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। फिर रैंग यूरी के साथ में मिलकर उन तीनों टीनेज लड़कों को मारने लग जाता है। वहीं जिया योंग के साथ में मॉर्ग में आती है, जहां योंग दोनों जुड़वा बच्चों की आत्मा को बुलाकर समझाता है कि उन्हें इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिया उन दोनों को फोन दिखाकर ये बताती है कि वो दोनों मर चुकी हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ मॉर्ग में अभी भी उन दोनों बच्चियों के पिता बैठकर रो रहे थे कि तभी वहाँ पर उनका भाई गुस्से में आता है और एक न्यूज़पेपर फेंक कर वहाँ पे चला जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो दोनों लड़कियां खिड़की से नीचे कूदकर मर गई हैं। वहीं जिया भी आकर उन बच्चियों के पिता को बता देती है कि वो उनकी बेटियों की फ्रेंड है। वही हम जान पाते हैं गाइस कि वो एक ट्रक ड्राइवर है, जिस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत कम मिल पाते थे, जहाँ उनकी गैर हाजिरी में उनका छोटा भाई उन दोनों बच्चियों का ध्यान रखता था। फिर यहाँ इन छोटी बच्चियों के पिता को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटियां उन्हें प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब वो उनके लिए महंगी चेरी लेकर आते थे तब वो दोनों उस चेरी के बॉक्स को खोलकर तक भी नहीं देखती थी। और ये सुनकर जिया उन्हें अपने साथ बाहर लेकर आती हैं, जहाँ योन उन बच्चियों के पिता के छोटे भाई को मार रहा था क्योंकि उसने उन बच्चियों को मोलेस्ट किया था और इन्हीं सब की वजह से वो दोनों बच्चियां खिड़की से कूदकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये सब कुछ जानकर उसके फादर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और वहाँ पर पुलिस आकर भी उनके छोटे भाई को पकड़कर लेकर जा रही थी। फिर हम उन बच्चे को भी अपने पिता के साथ में देखते हैं, जहाँ जिया उन्हें बताती है कि आपकी बेटी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वो चेरी इसलिए नहीं खाती थी क्योंकि वो दोनों उन्हें याद के तौर पर रखा करती थी कि ये उनके पापा उनके लिए लेकर आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ रैंग उन टीनेज लड़कों को एक कार्ड चूज करने के लिए बोलता है और चूज किए हुए कार्ड में टैलेंट डोनेट आता है। वो बेसबॉल खेलते हैं। ली रैंग यूरी से उन तीनों के दोनों हाथों को तुड़वा देता है। यहाँ इस इंसिडेंट से वो क्यूट सा पपी उनके पीछे पीछे आने लग जाता है तो यूरी उस पपी को अपने साथ में ले चलने के लिए बोलती है, लेकिन रैंग को कुत्ते पसंद नहीं थे क्योंकि कुत्तों की उम्र बहुत ही कम होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम पास में देख पाते हैं कि यॉन ने ली रैंग के बचपन में उसे एक कुत्ता जिसका नाम ब्लैकी है वो गिफ्ट किया था। ली रैंग और ब्लैकी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। यॉन के जाने पर जंगल में लोगों ने आग लगा दी थी जिसमें ब्लैकी बहुत ज्यादा घायल हो गया था। ली रैंग ब्लैकी की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था और यॉन से चिल्ला चिल्ला कर हेल्प भी मांग रहा था, लेकिन यॉन तो कब का उस माउंटेन से जा चुका था। फिर जैसे तैसे करके ली रैंग ब्लैकी को मार देता है क्योंकि ब्लैकी को दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने उसे मार दिया था। जहाँ ली रैंग तो उस पपी को नहीं लेता है, लेकिन यूरी उसे अपने साथ में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चियों को मुक्ति मिल गई थी और जब योंग और जिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो मॉर्ग के बहुत सारे बच्चों की आत्माएं खड़ी होती हैं, जिन्हें योन डांट कर वहाँ से भगा देता है। दोनों वही पार्क में बैठकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने आज एक अच्छा काम किया है लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और योन अपनी लाल छतरी लेकर पार्क से निकल पड़ता है। जिया जानबूझकर वहाँ अपना छाता बेंच पर ही छोड़ देती है और योन के साथ में उसकी छतरी शेयर करते हुए उसके साथ में घर की ओर निकल पड़ती है। देख रहे हो दोस्तों, जिया के मन में भी प्यार के गुब्बारे फूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरी भी उस पपी को लेकर अपने प्यार शिंगजू के पास में आई थी और जहां शिंगजू अपना जादुई लॉकेट यूरी से ले लेता है और पपी का इलाज करने लग जाता है। यूरी भी शिंगजू को देखकर अपनी आंखें सेक रही होती है। योंग और जिया साथ में बियर पीकर एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे थे। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ आपने एक दूसरे को बताया ही नहीं होता है कि आप सामने वाले बंदे या बंदी को कितना पसंद करते हैं। तो ऐसी चीजें अक्सर लोग किया ही करते हैं। यही फिर हमें ये पता चलता है कि योन आइसक्रीम टॉय और स्टोरीज तीनों का बहुत ही बड़ा फैन होता है। वहीं दोनों को कोरियन ड्रामे भी बहुत ही पसंद है, जैसे कि अभी आपको आ रहे हैं और आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। योन कहता है कि उसका ड्रीम ये है कि वो इंसान बन जाए, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं जिया का ड्रीम था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मौका चाहती है। योन जिया के पेरेंट्स का फोटो अपने फोन में ले लेता है और फिर वो जिया को उसके घर पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिया के सामने दो जुगनू फिर से आते हैं, जिन्हें देखकर जिया समझ जाती है कि बचपन में उसके पास जो जुगनू आए थे वो योन ने ही उसके पास भेजे थे। वहीं दूर बिल्डिंग पर उसे योन जिया को मुस्कुराता हुआ देखकर भी बहुत खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे आफ्टर लाइफ के ऑफिस में योन टलूपा से प्यार जताते हुए उसे जिया के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, जहाँ से पता चलता है इसके पेरेंट्स ना तो मरे हैं और ना ही इस दुनिया में हैं। जहाँ पर गाइस एक और ट्विस्ट आ जाता है। तो अभी के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट सुनो। जिस कंपनी में जिया काम करती है उसका मालिक ही रोंग है, जो कि दोस्तों वही बनता है जो कि इमोगी को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ योंग उस पियक्कड़ बुड्ढे से मिलता है जिसने पहले एपिसोड में जिया के पैर पकड़कर उसे बस में जाने से रोक लिया था। दरअसल वो बूढ़ा एक कम्युनिटी का कुल देवता था। योन उसे थोड़ा मार पीट कर जिया के पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाता है तो वो बूढ़ा योन को गवर्नर के पास ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके सवालों का जवाब गवर्नर के पास ही होगा। फिर क्या था, योन एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ जिया अपने दोस्तों के साथ में लंच कर रही थी, जहाँ जिया की दोस्त किम योन के चार्म को देखकर वहीं पे फ्लैट हो जाती है। लेकिन तभी योन जिया के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर तो किम के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि इतना स्मार्ट और रिच बंदा जिया को कैसे जानता है। वहीं दूसरी तरफ उस शराबी बूढ़े को ली रैंग भी मार पीट कर उससे आईब्रोज ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है। ये आईब्रोज ऑफ टाइगर कौन है, इनके बारे में हमें बस आगे पता चलने ही वाला है। जिया और योन गांव के मेले में आए हुए थे। योन किसी को ढूंढने के लिए जाता है। मेले में जिया को एक कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाई देती है जिसे वो पहन लेती है और योन भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस वाले लड़के के पीछे ही पड़ा हुआ था। वो एक ब्रिज पर आता है तो वो देखता है कि जिया ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल यूम की तरह ही लग रही थी। जिया को देखकर वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है और जाकर उसे किस कर लेता है, जहाँ किस के बाद जिया योन को समझा देती है कि वो यूम की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की एक पहचान है। तो इसलिए योन को जिया को ऐसा जिया ही एक्सेप्ट करना होगा, ना कि यूम। दोनों साथ ही वहाँ से नदी के किनारे साथ में घूम रहे थे, जहाँ योन जिया को ऐसे घूर रहा होता है मानो उसने पहली दफा ही जिया को देखा हो। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जिया के दोस्तों के मन में बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी की आग जल रही थी कि जिया योन के साथ कहाँ गई होगी। योन और जिया उस गांव में गवर्नर को ढूंढने के लिए आए हुए थे, जो कि कभी माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था।
लेकिन वो लोग यहाँ पर इस गवर्नर को नहीं ढूंढते हैं क्योंकि गवर्नर खुद उन्हें ही ढूंढते हुए वहाँ आएगा। तो फिर अब दोनों मस्ती के लिए एक ज्योतिषी के पास में जाते हैं। तो वो ज्योतिषी उन दोनों के फेस को एक एप्लीकेशन में स्कैन करके जिया को बताता है कि पिछले जन्म में वो एक प्रिंसेस हुआ करती थी। वही यॉन को एक मजदूर बताता है जिसकी मौत एक ब्रिज बनाते हुए हो गई थी। तो दोनों जानते ही है कि ये एक ढोंगी ज्योतिषी है और वहाँ से वो निकल जाते हैं। लेकिन ज्योतिषी वहाँ पर उन्हें वार्न करता है कि दोनों साथ में रहोगे तो किसी न किसी की मौत तो निश्चित ही है। फिर वहाँ से इनके जाने के बाद उसी मेले में ली रैंग भी दिखाई देता है जो कि मस्त एकदम शाही अंदाज में ज्योतिषी के पास में आता है। वहीं बाहर यॉन के पास एक उड़ते हुए तीर में गवर्नर का संदेश आता है जिसमें उन्होंने उन दोनों को ऑफिस में बुलाया था। उनके जाते ही वहाँ ली रैंग भी आ जाता है। ली रैंग समझ गया था कि यहाँ यॉन भी आया है। जहाँ वो ज्योतिषी से आईब्रो ऑफ टाइगर मांगता है तो ज्योतिषी अपने जादुई झोले में से इस दुनिया के गायब हुए जादुई चीजें निकालने लग जाता है। झोले में वो सब कुछ है जो कि इस दुनिया से गायब हो गया है। लेकिन तभी ज्योतिषी ली रैंग को आईब्रो ऑफ टाइगर दिखाता है जो कि एक चश्मा था गाइस, जिससे कि आप किसी भी इंसान के पिछले जन्म को देख सकते हैं। ली रैंग ज्योतिषी को पैसे देकर वो चश्मा मांगता है, लेकिन फिर ज्योतिषी उससे कहता है कि इस नायाब चीज को पैसों से नहीं तोला जा सकता है। बेचारा ली रैंग ज्योतिषी से उस चश्मे को छीन ही नहीं सकता था क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद इस दुनिया से गायब होकर ज्योतिषी के झोले में कैद हो जाएगा। सो इसलिए आईब्रो ऑफ टाइगर के बदले ली रैंग से उसकी सबसे कीमती चीज ज्योतिषी उससे मांग लेता है। वहीं दूसरी तरफ योंग और जिया गवर्नर के ऑफिस में आते हैं जहां योंग गवर्नर के गार्ड से लड़ने लग जाता है क्योंकि जिस फॉक्स को योंग ने पहले एपिसोड में उसकी शादी के दिन मारा था वो फॉक्स गवर्नर की बहन हुआ करती थी। योन उस सभी गार्ड को मारकर घायल कर देता है और फिर उनकी कमाल की 1-on-1 फाइट होती है गवर्नर से, जिसमें योन गवर्नर से भी जीत जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि गवर्नर और योन बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना भूल गई कि योन भी तो पहले गवर्नर की तरह ही माउंटेन स्पिरिट हुआ करता था। सो अब गवर्नर मून बियर बन गया था। मून बियर जिया के पेरेंट्स की फोटो देखता है और मून बियर उन्हें ये बताने लग जाता है कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से 3 मार्च को उनके पास एक इंसान आया था जो कि वो एक्सीडेंट करने वाला था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और इस इंसान के माथे पर साइन ऑफ ह्यूमन ब्रांडिंग बना हुआ था। मतलब कि दोस्तों एक ऐसा निशान जिसे पहले के जमाने में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर बनाया जाता था ताकि वो जब भी कभी जेल से भागे तो उन्हें आम जनता आसानी से पकड़ सके। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि आम इंसान होने के बावजूद भी वो इतने सालों से जिंदा कैसे हैं। लेकिन मून बियर उन्हें एक शॉकिंग बात बताता है कि वो इंसान जिया को मारना चाहता था, न कि उसके पेरेंट्स को। और यहाँ बहुत ही खास वजह है जिसकी वजह से जिया अभी तक जिंदा है। फिर वहीं शहर में टलूपा अपने पति ह्योन को कॉल करके उसे काम पर बुलाती है क्योंकि वो रेस्टोरेंट में गप्पे जो मार रहा था। कॉल रखने के बाद यूरी और ह्योन के बीच में बहस हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें ह्योन की तो वो अपनी पत्नी यानी कि टलूपा से बहुत ज्यादा डरता था क्योंकि टलूपा यमराज की बहन जो थी वो दोनों ही शैडो रिवर की गेट कीपर हैं जो कि सभी आत्माओं को आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाकर उन्हें यमराज के पास भेजते हैं जहाँ उन सभी आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब से उनकी सजा मिलती है। फिर जहाँ यूरी की गलती के लिए सिंगजू ह्योन से माफी मांगता है और वहीं यूरी अपने उस छोटे से पपी को सिंगजू को सौंप देती है। वहीं दूसरी तरफ रैंग बार बार योंग को कॉल कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम छोटे इमोगी को देखते हैं जो कि एक मरे हुए पंछी को उठाकर उसे जिंदा करके उड़ा देता है। यहाँ पर ये समझना मुश्किल है कि ये इमोगी गुड है या फिर इविल, जो कि खैर हमें बाद में पता चल ही जाएगा। फिर वहीं योन जिया को टेंशन ना लेने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रैंग का कॉल वो उठा लेता है और अब दोनों उससे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। रास्ते में दुकान से योंग पेंट ब्रश लेकर पानी की मदद से अपने जूते पर फाइंड लिखकर जादुई मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे होगा ये कि जब उसका भाई उसके जूते को पहनेगा तो वो सीधा ही उस इंसान के पास जाकर रुकेगा जो कि जिया को मारना चाहता है। सुबह सब उन्हें ली रैंग का पीछा करना होगा जहाँ उन्हें विलन मिल जाएगा। दोनों ज्योतिषी की कुटिया के बाहर आते हैं जहां योंग ली रैंग के जूते को छुपा देता है। फिर वहीं अंदर आने पर उन दोनों को पता चलता है कि वो ज्योतिषी सचमुच का ज्योतिषी है, ना कि कोई ढोंगी। और उस ज्योतिषी की आंखें देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। ज्योतिषी चेक करता है कि ली रैंग की जिंदगी का सबसे कीमती चीज या इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका भाई योंग है जिससे वो बहुत प्यार करता है। फिर जहां वो आईब्रोज ऑफ टाइगर ली रैंग को दे देता है। ली रैंग भी चश्मे को लेकर बाहर आकर योंग का जूता पहन लेता है जहां वो योंग के स्पेल के वश में भी आ जाता है। वहीं अंदर ज्योतिषी ने इस चश्मे के बदले योंग को अपनी झोले में कैद कर लिया था। ये सब कुछ देखकर तो जिया की होश ही उड़ गए थे, जहाँ वो सोच रही थी कि रैंग ने अपने ही भाई को कैद करवा दिया है।
जिया अभी भी रैंग के पीछे जाती है, जहाँ उसके माता पिता तक उसे पहुँचाने वाला बंदा उसे मिलता है। वो योंग को बचाने का फैसला करती है। वो ज्योतिषी जिया को उसकी सबसे कीमती चीज उसे देने के लिए बोलता है। जहाँ जिया अपने घर जाकर अपनी सबसे कीमती चीज को ढूंढकर वापस से ज्योतिषी के पास में आती है, जहाँ का गेट बंद था। लेकिन फिर तभी वहाँ पर गवर्नर आकर गेट खोलते हैं और सही वक्त पर जिया ज्योतिषी के पास पहुँच जाती है। जिया ज्योतिषी को अपना वो खिलौना देती है जिसे उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था, और वही उसके लिए सबसे कीमती था, जो कि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी उसके पास थी। वहीं दूसरी तरफ ली रैंग ही रोंग के घर आ जाता है, मतलब कि मेन विलन ही रोंग ही था, जो कि जिया को मारना चाहता था। ही रोंग की आवाज सुनकर ली रैंग के ऊपर से योंग का स्पेल टूट जाता है और ली रैंग समझ जाता है कि वो योंग के स्पेल के वश में था। वहीं ज्योतिषी को ये खिलौना जिया की जिंदगी की सबसे कीमती चीज नहीं लगता है, क्योंकि जिया का सबसे कीमती चीज वो फॉक्स बीट था, जिसे योन ने पिछले जन्म में उसको दिया था। दोस्तों, यहाँ अगर फॉक्स बीट की बात करें तो जिया को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए वो उसे फॉक्स बीट दे देती है। फॉक्स बीट देते ही इमुगी को भी पता चल जाता है कि अब जिया के पास फॉक्स बीट नहीं है। वहीं योन भी अब वापस आ गया था, लेकिन जिया उसे ये फॉक्स बीट वाली बात बिल्कुल भी नहीं बताती है। दोनों घर आकर डिनर करते हुए इमोशनल बातें करने लग जाते हैं। वो खाना बहुत ही ज्यादा तीखा था, पर जैसे तैसे करके योन उस डिनर को कंप्लीट कर ही लेता है और जिया के सोने के बाद वो टलूपा के पास जाता है, जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि इमुगी कहाँ पर है, मतलब कि अब उसे भी इमुगी के होने का सेंस हो गया था। फिर वहीं दूसरी तरफ इमुगी जिया के सपने में आकर उसे हॉन्ट करने लग जाता है और नींद से उठने के बाद जिया की गर्दन पर हम एक ड्रैगन का स्कार देख पाते हैं गाइस। आफ्टर लाइफ ऑफिस में टलूपा को योंग से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे बताती है कि इमुगी कहीं पर छुपा हुआ है। साथ ही जो फॉक्स बीट तुमने युम को दी थी वो अब जिया के पास में नहीं है और उसने उसे किसी को दे दिया है, जिससे कि अब उसके अंदर इमुगी का कुछ पार्ट एक्टिव हो चुका है। योंग बहुत ज्यादा दुखी होता है सब कुछ जानकर और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें वो टलूपा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अगर जिया को कुछ भी हुआ तो मैं रियल वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ दोनों को ही खत्म कर दूंगा। ओ भाई, क्या सच में तगड़ा डायलॉग मारा एकदम। तो टलूपा उसे समझा बुझाकर यहाँ पे शांत करा देती है कि तभी टलूपा का हस्बैंड ही योंग उसको बताता है कि टलूपा को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। साथ ही वो उसे जिया से दूर रहने की सलाह भी देता है, वरना दोनों में से किसी न किसी एक की मौत तो निश्चित ही है। लेकिन फिर योंग जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, चाहे भले ही उसकी जान इसमें क्यों न चली जाए। वहीं दूसरी तरफ छोटा इमोगी कहता है कि उसका इंतजार आखिरकार पूरा हो ही गया है। दोस्तों, इमोगी की ये स्पेशल पावर थी कि वो लोगों के मन की बातों को सुन सकता था, यानी कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सब कुछ जान सकता था। वहीं दूसरी तरफ योन जिया के घर पर जाके उसे कहता है कि तुम्हें ज्योतिषी को अपना फॉक्स बीट नहीं देना चाहिए था, वो भी इतनी आसानी से। जहाँ वो कन्फेस करती है कि वो योन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे इस तरह से खो नहीं सकती थी। साथ ही वो बोलती है कि उसने एक अजीब सा सपना देखा है जिसमें वो एक छोटे बच्चे से मिलती है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। वहीं दूसरी तरफ ली रैंग को ज्योतिषी की बात याद आने लग जाती है, जब वो कह रहा था कि ली योंग यानी कि उसका भाई उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है इस दुनिया में, कि तभी यूरी वहाँ पर आ जाती है और वो आईब्रो ऑफ टाइगर के ग्लासेस को देखती है, जिससे कि पास्ट की लाइफ में देखा जा सकता है। वो देखती है कि रैंग का मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ है, तो यूरी उसे बोलती है कि वो भी लव जैसे खूबसूरत इमोशन को फील करना चाहती है। लेकिन तभी रैंग फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने, जो कि एक ह्यूमन बीइंग थी, उन्होंने रैंग को जंगल में ही छोड़ दिया था और वो वहाँ से चली गई थी, जहाँ पर उस पर एक इविल स्पिरिट ने अटैक भी कर दिया था, जो कि ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। फ्लैशबैक फिनिश होता है और रैंग वापस से प्रेजेंट में आकर यूरी को ये कहकर सिंजू से दूर रहने के लिए बोलता है कि लव जैसे इमोशंस सिर्फ इंसान को लाचार और कमजोर ही बनाते हैं, तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पागल सिंजू, जो कि यूरी के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ था, वो यूरी और अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हुए बहुत खुश हो रहा था, जिसमें वो अपनी डॉग से कहता है कि वो और यूरी दोनों एक परफेक्ट मैच हो सकते हैं। यहाँ पर योंग जिया का ध्यान रखने के लिए उसके घर में ही रुक जाता है और दोनों साथ में बातें करते करते ही जिया वहीं पे सो जाती है। योंग उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि आगे की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में एक बच्चा ली रैंग का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, लेकिन रैंग बिना उसे थैंक्स बोले वहाँ से चला जाता है और वो काफी ज्यादा रूड भी हो जाता है। लेकिन तभी उस बच्चे को वहाँ पर आईब्रो ऑफ टाइगर के ग्लासेस पड़े हुए मिलते हैं, जो कि रैंग के पास से शायद गिर गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग योन जिया के लिए ब्रेकफास्ट कुक करने की कोशिश कर रहा था। बेचारा बहुत प्यार से उसके लिए खाना बना रहा था, लेकिन सारा खाना जल जाता है।
जहाँ पर शिंग जो आकर उसकी हेल्प करता है और अच्छा खाना बना के उन्हें दे देता है। योंग जिया के साथ में उसके नेटवर्क का ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव बन के उसके साथ जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो ऑफिस के लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है और साथ ही जिया से बहुत प्यार से कहता है कि वो लॉबी में उसका वेट करेगा जब तक वो काम करेगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ 24 घंटे नहीं 24 सालों तक उसका वेट कर सकता है। हाउ रोमांटिक। वहीं दूसरी तरफ एक और बेबी सीटर सीईओ से मिलने के लिए आती है, जहां वो कहती है कि उसे इमोगी को खाना देना होगा। जैसे ही वो वहां से जा रही होती है, सीईओ बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि आज ही वो टाइम है जबकि इमोगी पूरी तरह एक यंग ह्यूमन में बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ यांग शिंगजू को अपने भाई यानी कि रैंग का पीछा करने के लिए बोलता है, क्योंकि योंग को डाउट था अपने भाई पे कि वो जानता है कि वो ब्रांडेड ह्यूमन कौन है जो कि इमोगी को छुपा रहा है और उसका पालन पोषण कर रहा है। वही रैंग अपने ग्लासेस ढूंढने के लिए उस जगह पर गया था जहां पर उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। शिंगजू भी उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी कार में बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ इमोगी ने उस बेबी सीटर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था और जो कि अब एक फुल ह्यूमन यंग बॉडी में तब्दील हो चुका था। लेकिन इसी दौरान बेबी सीटर का नकली नाखून वहीं पर गिर गया था। जब शिंगजू ली रैंग पे नजर रख रहा था तब यूरी वहाँ उससे मिलने के लिए आती है, जो कि ली रैंग को बताती है कि उसकी ग्लासेस एक छोटे बच्चे के पास में है। जहाँ पर शिंगजू को आखिरकार समझ में आ ही जाता है कि यूरी ने उसे ली रैंग के कहने पर ही अप्रोच किया है और उसका दिल गाइस बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ ली रैंग को भी पता चल गया था कि शिंगजू उस पर नजर रख रहा है। वो वहाँ पर आता है और उसकी गाड़ी का ग्लास तोड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया अपने दोस्तों के साथ यानी ब्रॉडकास्ट टीम के साथ में रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है तो उसके दोस्त योंग को पहचान लेते हैं, जो कि उनके जस्ट साइड में बैठा हुआ था। फिर वो उसे भी अपने साथ में लंच के लिए बुला लेते हैं और फिर उनसे उनका रिलेशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ जिया रिवील करती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिंजू को मारने के बाद रैंग ने उसकी घायल तस्वीरें योंग के पास में भेज दी थी। ये सब कुछ देखकर योंग फटाफट से रेस्टोरेंट से निकलता है। फिर वही वो छोटा बच्चा आईब्रो ऑफ टाइगर के ग्लासेस को लगाकर घूम रहा होता है, जहां उसे जिया के दोस्त मिलते हैं। वो जो चश्मा उसने लगा रखा था उससे पास्ट लाइफ को देखा जा सकता था और वो देखता है कि जिया के दोस्त ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, जिसे देखकर वो बच्चा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था ये हमें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद योंग ली रैंग यानी अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। योंग रैंग से ये पूछता है कि इमोगी कहाँ पर है और ऐसी क्या वजह है जिससे कि इमोगी ली रैंग को ब्लैकमेल कर रहा है और ली रैंग को मजबूरन में उसका साथ देना पड़ रहा है। फिर रैंग योंग को बताता है कि अगर जिया को सच्चाई का पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगी। योंग री को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने जिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ली रैंग के पास तभी एक कॉल आता है, जहाँ यूरी उसे बताती है कि उस बच्चे को पता चल गया है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है उस बच्चे के पास कि तभी योंग उससे शिंजू के बारे में पूछता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त की जान बख्श के तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और वो एक जगह पे पॉइंट करते हुए वहाँ से चला जाता है। योंग जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसे शिंजू बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। फिर रैंग उस बच्चे से मिलता है और अपने ग्लासेस उसे छीन लेता है, लेकिन वो शॉक तो तब हो जाता है जब वो उस बच्चे की पास्ट लाइफ को देखता है, जिसमें वो देखता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका वही छोटा सा पपी था जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये उसे उसकी भाई यानी कि योन ने ही गिफ्ट किया था। वो वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन वो बच्चा उसे फॉलो करने लग जाता है, जहाँ पे रैंग को भी उस पर प्यार आता है और फिर वो उसे एक खाने की ट्रीट देता है। वहीं दूसरी तरफ जिया और उसकी पूरी टीम सीईओ के घर पे रात में डिनर के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर सीईओ उन सबका वेलकम करता है और उन्हें सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए मना करता है। साथ ही वो कहता है कि वो पूरे घर में अकेला रहता है। जिया फिर वॉशरूम जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसे लगातार किसी की नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों दरअसल वो आवाज इमोगी डेड बेबी सीटर के हाथों से करवा रहा था। जैसे ही जिया वहाँ पर पहुँचती है तो उसे उस बेबी सीटर का नकली नाखून वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे उठाती है। जैसे ही जिया गेट ओपन करने वाली होती है कि तभी उसके पास योंग की कॉल आ जाती है और वो उससे कहती है कि बस उनका डिनर 30 मिनट्स में फिनिश होने वाला है और फिर वो घर वापस आ जाएगी। गेट खोलने ही वाली थी लेकिन तभी सीईओ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि बहाना बनाते हुए उसे कहते हैं कि हो सकता है हवा चलने की वजह से ही विंडो से आवाज आ रही हो। ये सब कुछ इमोगी रूम के अंदर से ही देख रहा था और वो जिया को वहाँ से जाते हुए भी देखता है। फिर कार में जिया अपने दोस्तों को उसी बेबी सीटर का नकली नाखून दिखाती है। वो लोग उस पर डिस्कस भी करने लग जाते हैं।
घर पहुंचने के बाद जिया योंग को उसकी फेवरेट मिंचो को आइसक्रीम गिफ्ट करती है। योंग बहुत खुश हो जाता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को उसके घर के बाहर ली रैंग के द्वारा भेजा हुआ एक पार्सल मिलता है, जिसमें दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आईब्रो ऑफ टाइगर था, वही चश्मा जिससे कि पास्ट लाइफ में देखा जा सकता था। साथ में ही उसके एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस चश्मे के थ्रू मिल जाएंगे। फिर रैंग योंग को कॉल करके ये बताता है कि उसने जिया को वो पास्ट लाइफ में देखने वाला चश्मा गिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब जिया को सब कुछ पता चल चुका था, यानी कि उसने उस चश्मे को पहन के अपनी पूरी पास्ट लाइफ देख ली थी। तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, टूट जाती है और रोने लग जाती है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि युम और योंग जो कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया था वो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। लेकिन तभी किंग युम को बुला लेते हैं, यानी कि युम के फादर, जहाँ वो उसे ये कहते हैं कि युम का जन्म ही इमोगी के सेक्रीफाइस के लिए हुआ था। साथ ही वो कहता है कि उसके फादर यानी किंग ने अपनी बेटी यानी युम को बचाने के लिए ही खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था और अब उसे माउंटेन ऑफ स्पिरिट चाहिए। लेकिन युम उससे कहती है कि माउंटेन ऑफ स्पिरिट माउंटेन को कभी नहीं छोड़ेगा और तुम मेरे फादर को छोड़कर मेरी बॉडी को पजेस कर लो। फिर युम की बॉडी में इमोगी योंग से मिलता है, जहां दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और ना चाहते हुए भी योंग को युम को मारना पड़ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में इमोगी रह रहा था। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, यानी कि जिया ने सिर्फ युम का पार्ट देखा था जहाँ पे योंग ने युम को यानी कि अपने ही प्यार को मार डाला था। फिर योंग जिया से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि उसने माउंटेन ऑफ स्पिरिट होने के नाते पास्ट में 100 ऑफ लाइफ्स को बचाने के लिए ही युम की जान ली थी। योंग को यहाँ पे हियोंग की वो बात याद आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो और जिया साथ में रहेंगे तो दोनों में से किसी न किसी एक की मौत तो निश्चित ही है। योंग नहीं चाहता था कि इस बार भी उसका प्यार उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। फिर ली रैंग योंग से मिलने के लिए आता है। योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था रैंग के ऊपर और वो उससे कहता है कि मुझे उस दिन का पछतावा है जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, जब उस इविल स्पिरिट ने छोटे से ली रैंग पे हमला किया था तब उसे बचाने के लिए वहाँ पर उसका भाई यानी कि योंग आया था, क्योंकि योंग जानता था कि ली रैंग उसके फादर का ही बेटा है जो कि एक ह्यूमन लेडी से उन्हें हुआ है, यानी कि वो एक तरह से उसी का भाई है। फिर वही आफ्टर लाइफ ऑफिस में टलूपा और ही योंग के बेटे की डेथ एनिवर्सरी होती है, जहां पर योंग भी उनको विजिट करने के लिए आता है, जहां पे उसे ये पता चलता है कि टलूपा नहीं चाहती है कि योंग भी उसके बेटे की तरह ही अपनी जान दांव पे लगा दे, क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा रिबॉर्न नहीं हो सकता है। और वहीं टलूपा अपने बेटे को याद करते हुए बहुत सैंटी हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ रैंग और इमोगी की मुलाकात होती है, जहां पर इमोगी समझ आता है कि रैंग जिया को मारना चाहता है। लेकिन दोस्तों इमोगी के तो कुछ अलग ही अरमान थे, वो अब जिया से शादी करना चाहता था। सो इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस यानी कि एक ऐसी इविल लीडर को अपॉइंट करता है हु हैज अ सुपर पावर टू ट्रैप पीपल इन अ इल्यूजन वर्ल्ड विद देयर फियर। जी हाँ दोस्तों, उस इविल लेडी के पास ऐसी सुपर पावर होती है जिसके थ्रू वो लोगों को उनके सबसे बड़े डर के साथ एक इल्यूजन वर्ल्ड में फंसाती है। वो इविल लेडी बहुत अच्छे से जानती थी कि जिया का सबसे बड़ा डर है वो एक्सीडेंट, वो रात जब जिया के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और वो भी उस कार में मौजूद थी, तो वो जिया को उसी सिचुएशन के इल्यूजन वर्ल्ड में फंसा देती है। वही ली रैंग का सबसे बड़ा फियर तो दोस्तों हम जानते ही हैं, जब उसकी मॉम उसे जंगल में अकेला छोड़कर चली गई थी और वहाँ ज़ॉम्बी जैसी दिखने वाली इविल स्पिरिट्स ने उस पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर ली रैंग अचानक से खुद को पाता है और देन उसे रियलाइज होता है कि वो इस इल्यूजन वर्ल्ड में यानी इसी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ पर तभी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस यानी कि वही इविल लेडी आती है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। साथ ही वो कहती है कि वो योंग के पास जाकर उसे 2 ऑप्शन देगी, या तो वो तुम्हें बचाए या फिर अपने प्यार जिया को। सो अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे भाई योंग पे डिपेंड करती है। ये कह के वो वहाँ से गायब हो जाती है, जहाँ पर ली रैंग पे वो ज़ॉम्बी जैसी दिखने वाली इविल स्पिरिट हमला करने लग जाती है और वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर इविल लेडी दोनों की सिचुएशन समझाकर योंग को 2 चॉइस देती है, या तो वो पहला गेट चूज करके अपनी लवर को बचा सकता है या फिर दूसरा गेट चूज करके वो अपने भाई को। सो अब योंग कौन सा दरवाजा चूज करता है, वो अपने प्यार को बचाता है या फिर अपने भाई को, और इमोगी का रियल मोटिव क्या है? सच में जिया मारी जाएगी जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और बहुत खुश रहिए और बहुत ध्यान रखिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।